सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस कोई भी कोर्स हो, एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ। सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए। वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पेपर 2 में पूछा जा सकता है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिकल पार्टीज पे आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं एंड मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहली बात तो है दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज हमने अपने पेपर 1 में कवर किया है एंड वहाँ पर लेकिन जो हमने कॉन्सेप्चुअल तरह से कवर किया है कि वेरियस जो आइडियाज़ रिलेटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज हमने वो देखे हैं एंड लेकिन यहाँ पर जो अगर हम कवर करेंगे वो थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। बहुत सारे जैसे जो चीज़ें होती हैं इसमें आप वैसे भी पढ़ लेते हैं, जैसे पॉलिटी है ना, जो पॉलिटी है हमारी, वहाँ पर जैसे इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो उस तरह के पर्सपेक्टिव को मैं सिर्फ ऊपर से टच करूँगा, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो हमें एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं जो सोशियोलॉजी में या सोशल इश्यूज़ में, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे थोड़ी हम जो कंटेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है, हमें पता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन के जैसे काम करती है ना। जैसे अब इंस्टीट्यूशन क्यों, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में चलेगा, ऐसा नहीं है ना कि एक साल में चला और खत्म हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म में चलेगा एंड इसमें लीडर्स रहते हैं एंड ऑफ कोर्स फॉलोअर्स भी रहते हैं, पॉलिसीज की बात होती है, कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एक जो प्राइम एजेंडा रहता है। एंड दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी बात जो होती है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे वांट टू कैप्चर पावर, जो लॉ बनाना चाहते हैं एंड लेजिस्लेट करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अदरवाइज तो प्रेशर ग्रुप्स तो बहुत जगह पे रहते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपनी बात चाहते हैं मनवाना, लेकिन स्पेसिफिक किसी जो पॉइंट पे बात करते हैं, किसी एजेंडा पे बात करते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कुछ लॉ बनवाना एंड जैसे हम चाहते हैं कि लेजिस्लेशन हम जिस पे हम बनाएं, तो पॉलिटिकल पार्टीज वो वाला काम करती हैं लॉन्ग टर्म में, जो लेजिस्लेशन करती हैं। ठीक है, एंड अब पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मल मेंबरशिप रहती है। फॉर्मल मेंबरशिप मतलब कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे एक तो हो सकता है ना कि आप जिसे सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने देश में देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनको जाके वोट कर सकते हैं एंड एटसेट्रा विदाउट रियली बीइंग अ मेंबर। लेकिन फॉर्मल मेंबरशिप भी रहती है, आप जैसे जो ऑनलाइन जाके आजकल तो आप फॉर्म वगैरह फिल करके बन सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, और बहुत ही शायद बहुत सारी पार्टीज में तो बहुत ही कम फीस होती है, फीस होती नहीं है। फॉर्मल मेंबरशिप जो सिर्फ मैं उसका सदस्य बन गया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो जरूरी है आप सभी जो इसको दिमाग में रखें कि प्रेशर ग्रुप से हमने अलग समझना है। प्रेशर ग्रुप बहुत ही जो एक अगर जो दायरा देखें, डायमेंशन देखें, प्रेशर ग्रुप बहुत ही लिमिटेड डायमेंशंस में काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज वाइडर एरियाज पे काम करती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ना जैसे पढ़ते हुए आपको उनके फायदे नुकसान बताते हुए अंत में मैंने एक बहुत बढ़िया एक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे, रजनी कोठारी का पर्सपेक्टिव। ठीक है, रजनी कोठारी बहुत ही एमिनेंट हमारे देश में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, रजनी कोठारी से नाम से आपको लग सकता है कि शायद वो आपको माइट लुक लाइक अ वुमन प्रोफेसर, बट नहीं, रजनी कोठारी वाज अ मैन। ठीक है, वाज अ गाय। ओके, जनरली बता रहा हूँ क्योंकि एट टाइम्स ना हम अपना आंसर लिखते हो बच्चों को देखते हैं कि कई बार बच्चे ना उसको जो शी लिख देते हैं, शी सेड, शी नहीं, ही है। रजनी कोठारी वाज ही। हम अंत में देखेंगे वैसे उनको। अभी पहले मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ब्रॉड समझाता हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे पॉइंट्स देखते रहेंगे। जैसे ना अब बहुत सारे हम बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे समाज में एजेंट्स रहते हैं, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स वगैरह, तो वो भी सभी चाहती हैं इंडिविजुअल के जो डिमांड को सामने रखना, अपने इंस्टीट्यूशन की डिमांड सामने रखना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पावर कैप्चर करके लेजिस्लेट करना चाहती है, इसलिए ये बाकी सब चीज़ों से थोड़ी जो लॉ बनाने में, रूल्स रेगुलेशन बनाने में, एक लिमिटेड एरिया को, चाहे हो सकता है पूरे देश को चलाने में, बाकियों से ज़्यादा जो आगे रहती है।
एंड इसीलिए जो इसी में पॉलिटिकल पार्टीज देश में एंड इवन सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनकी पोजीशन है और एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को, जो स्टेट को, सोसाइटी को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। जो स्टेट का मतलब है, जैसे आप सब जानते हैं, जो सरकार चल रही है, इंडिविजुअल जो अपने डिमांड बताता है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है जो लगता है उसको कि उसके शायद डिमांड्स पूरी करा दे, है ना, या फिर उसकी तरह से आइडियोलॉजी उसकी मैच हो रही है, इंडिविजुअल उसको जाके वोट कर देता है एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है फिर कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, जो उसने डिमांड में बताया होगा कि अपने जो जिसको बोलते हैं ना मैनिफेस्टो, है ना, इफ यू नो दिस वर्ड मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो मतलब कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या हम डिमांड पूरी करने वाले हैं, किन चीज़ों पे हम काम करेंगे जब इलेक्ट हो जाएंगे। तो मैनिफेस्टो इंडिविजुअल देखता है एंड अकॉर्डिंगली वोट करता है। बहुत बार तो सिर्फ और सिर्फ आजकल जैसे हम देखेंगे आगे कि इंडिविजुअल सिर्फ देखता है कि अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो ब्रॉडर जो आइडियोलॉजी है उसके साथ मेरा मैच हो रहा है, मैनिफेस्टो वगैरह कोई देखते भी नहीं। एंड अभी लेती तो जैसे बहुत सारे इलेक्शंस भी हुए हैं रिसेंट पास्ट में, तो वहां पर मैनिफेस्टोज तो रिलीज ही नहीं किए गए बहुत बार, ठीक है। तो इसलिए मैनिफेस्टोज वगैरह जो अब जैसे कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, अब तो रिलीज ही नहीं करते, बस ब्रॉडर आपको पता होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी किस दिशा में क्या काम करने वाली है एंड अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल उसको वोट करके अपनी जो भी विचारधारा होती है वो रिफ्लेक्ट करवाना चाहता है किसमें, सरकार में, ठीक है। सोसाइटी की भी रिफ्लेक्शन एक तरह से मान सकते हैं फिर हम, ओके। तो अब इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स को जो जोड़ने की बात करें, जो देखो आपके जो लॉ मेकर्स होंगे, पॉलिसीज, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में चाहता हूं समझाना कि मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर्स एक्सेट्रा वगैरह हैं, वो जो पॉलिसीज कौन सी बनाएंगे, कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, जो उनको बताएंगे उनके पॉलिटिकल बॉसेस, है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कौन बता रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बता रहे हैं इंडिविजुअल्स कैसे बता रहे हैं, देखो इंडिविजुअल जाके वोट करते हैं, किसको वोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। इंडिविजुअल को भी वोट कर सकते हैं, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि इंडिविजुअल कई बार बहुत करिश्मेटिक रहते हैं, उनको वोट मिल जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी भी मान सकते हैं आप, उनको वोट मिल जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जाकर फिर अपने जो वहां पे मिनिस्टर्स बनेंगे, उसके बाद वो जाके आगे नीचे ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा को गाइड करेंगे किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए एंड जो समाज में डिबेट्स वगैरह चल रही है, पॉलिसी चल रही है, अकॉर्डिंगली शेप अप भी कर सकते हैं एंड उसको रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हैं पॉलिसीज में। तो ये बात जाननी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो डेमोक्रेसी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो सोसाइटी में जो क्या चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करवाने में इन पॉलिसीज एंड अदरवाइज भी। जो देखें पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्ट नहीं भी होती हैं, ऑपोजिशन में अगर, तो ऑपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर जो सरकार में जो सरकार अगर जनता की बात नहीं सुन रही है तो ऑपोजिशन एक्टिवली बता सकता है, सरकार को रिमाइंड करवा सकता है कि सर आपने लोगों के साथ ये ऐसे कुछ आपने वादा किया था कुछ, या फिर आपने कहा था कि ऐसा कुछ होगा, या फिर अगर अभी इस सिचुएशन में ऐसा कुछ होना चाहिए तो आप प्लीज कीजिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप होता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन की तरह एक्ट करती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की रूट्स काफी ज्यादा सोसाइटी में फैली होती हैं एंड जैसे जैसे डेमोक्रेसीज मैच्योर होती जाती हैं ये रूट्स और डीपन होती जाती हैं, नई पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, नई सिचुएशन आ जाती है तो नई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज भी जन्म लेती हैं, पुरानी वाली चली जाती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, चर्निंग चलती रहती है, ठीक है, ओके। अब इंडिया में अगर पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इलेक्शन कमीशन का जो हम अपना आइडिया फॉलो करें तो बोलते हैं कि कुछ नेशनल लेवल पार्टीज होती हैं, कुछ जो स्टेट रीजनल लेवल पे चलती हैं एंड अदरवाइज कुछ रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड हैं एज सच, ओके। इन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो दोस्तों जैसे जो इलेक्शन कमीशन हमारे देश का जो घोषित करता है नेशनल पार्टी, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। मैं आपको ये अभी इसको ऐसे मैं चाहूंगा नहीं कि अभी आप इसको रट लो, लेकिन प्री में बहुत काम आता है एंड थोड़ा बहुत ब्रॉडर आइडिया लेके रखना, क्योंकि आपको अगर सोचो में से सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल पार्टी क्या होती है, वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही पॉलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल अगर पता हो तो हमें वैसे प्री में काम भी आ सकता है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी किसको कहा जाता है, जैसे 2% ऑफ सीट लोकसभा में हो एंड एटलीस्ट तीन डिफरेंट राज्यों से वो सीट आई हो, ठीक है। 545 के आसपास अगर है हमारे पास सीट तो उसका 2% अगर आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11 सीट्स के आसपास वो आ जाता है, ठीक है, कि 11 के आसपास उन्होंने सीट्स ली हो, ओके। एंड देन उसके बाद देखें कि एंड देन उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, और एक कम से कम तो होनी चाहिए इसमें से, या फिर उनके पास 6% वोट्स पड़ी हों लोकसभा में, जो 4 लोकसभा सीट्स भी जीती हों कम से कम उन्होंने, या फिर जो स्टेट लेवल पार्टी की तरह वो रिकॉग्नाइज हों 4 या ज़्यादा से उससे ज़्यादा राज्यों में, ओके। भारत में 2020 का अगर डेटा देखें, ये रटने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडर आपको आइडिया वैसे रहता है कि भारतीय कांग्रेस है, जनता पार्टी, बीएसपी, सीपीआई एक्सेट्रा, ये हमारे देश में नेशनल पार्टीज हैं जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। इलेक्शन कमीशन इनको इसीलिए अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज करता है। देन स्टेट लेवल पार्टीज अगर देखें
जो इलेक्शन कमीशन आइडिया रीजनल पार्टी का यूज नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन अपने जो शब्दों में रीजनल पार्टी वर्ड कभी यूज नहीं करता। प्री में सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ठीक है, ये जो यूज कौन सा करता है वो स्टेट पार्टी का। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि स्टेट पार्टी की जो कुछ डेफिनेशन है, एंड स्टेट पार्टी की डेफिनेशन भी जैसे ही हमने क्राइटेरिया देखे ऐसे ही क्राइटेरिया है हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन किसको, जो हमारे जो स्टेट पार्टीज घोषित करेगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ ना अगर इंपॉर्टेंट एक दो चीजें मैं चाहता हूँ जिन पे बात करना, तो इलेक्शन कमीशन पर्टिकुलरली वो क्या कह रहा है कि देखो हमारे यहाँ पर ना, जैसे अगर हम सोशो की बात करें तो सोशो में हमारे लिए जो एक बात जरूरी है वो है रीजनल पार्टी का आइडिया। इसको समझना, रीजनल पार्टी क्योंकि क्या करेगी रीजनल पार्टी, एक रीजन की बात करेगी, एक लोकलाइज्ड एक एरिया की बात करेगी, उसके डिमांड्स की बात करेगी, उसके कंसर्न्स की बात करेगी। हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप इसको थोड़ा समझ के देखिए। ठीक है, ऐसा देखो हो सकता है कि ये भारत देश है हमारा, एंड इसमें जैसे कोई बॉर्डर की हमारे टेंशन चलती रहती है, कभी पाकिस्तान कभी चाइना के साथ, है ना, कहीं ना कहीं चलती रहती है, कभी श्रीलंका के साथ भी एक्टिव हो जाते हैं हम, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अफगानिस्तान में कुछ कभी घट गया, है ना, तो ये चलता रहेगा। नेशनल लेवल पॉलिटिक्स को ये इंपैक्ट करेगा, पाकिस्तान चाइना तो बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप एक राज्य से आते हैं, जैसे मान लीजिए आप तेलंगाना से आते हैं, ठीक है, तो तेलंगाना को आज सच इतना इंपैक्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या चाइना में क्या हो रहा है। उनके रीजनल इश्यूज उनको इंपैक्ट करेंगे, डेवलपमेंट है कि नहीं, एजुकेशन क्या है, स्कूल क्या है, एंड लोकल इश्यूज के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए रीजनल पार्टी हमें इसके बारे में हमें थोड़ा सा अगर नॉलेज और जो हमारे ओपिनियन अगर बन जाए तो वो बेटर है। ठीक है, तो अकेडमिक जो हम डिस्कोर्सेज में हम रीजनल पार्टी को क्या बोलते हैं, जैसे रीजनल पार्टी कैसे, जैसे पॉलिसीज, एक्टिविटीज, सपोर्ट बेस्ड लीडरशिप हो, वो एक स्पेसिफिक रीजनल या फिर स्पेसिफिक स्टेट्स में ही सीमित हो, तो वो रीजनल पार्टी हमारे अकेडमिक डिस्कशंस में कहलाती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वर्ड नहीं यूज करेगा रीजनल पार्टी, वो स्टेट पार्टी का ही घोषित करेगा कि इस स्टेट में ये स्टेट पार्टी है, एंड अदरवाइज लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे अपने सोशो टाइप से तो हम रीजनल पार्टी वर्ड यूज कर सकते हैं। गेटिंग इट? ओके, तो कुछ रीजनल पार्टीज हैं रिकग्नाइज एक्सेट्रा, आप देख सकते हैं कौन सी हैं। देन देयर आर जो रजिस्टर्ड या अनरिकग्नाइज पार्टीज, जो कि ये बाकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उनका नाम दर्ज है। ठीक है, ऐसे कोई जो सीट्स वगैरह नहीं जीत पाते, एंड जो भी ओवरऑल तो 2000 के आसपास हमारे पास रीजनल जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं बट अनरिकग्नाइज है, ना वो स्टेट पार्टीज है ना नेशनल पार्टीज। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी ब्रॉडर सा जो नॉलेज ज्ञान इकट्ठा किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट जो चीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस एंड रोल की बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे पॉइंट हमें दिख जाएंगे, पॉइंट हमें रिप्रोड्यूस करनी है, एंड आराम से हम यहाँ पर अगर देखें 15 मार्कर है या 10 मार्कर है तो हम 50 to 60% मार्क्स अगर जो इसमें अगर ये वाली चीजें कोट करें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी हम कुछ कॉन्टेक्चुअल कुछ करंट एग्जाम्पल डाल दें तो हमारे नंबर डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे अब यहाँ पे बात करें जो फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं, कि एक बढ़िया अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शन पूरा करती हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो है कि कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं ना, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन है उनका इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं कर रही है उसका भी एक अलग तरह का प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट में, जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि नहीं शायद इलेक्शन सही से नहीं किए जा रहे एक्सेट्रा, तो बहुत सारी पार्टीज ने नॉमिनेट ही नहीं किया कैंडिडेट एज अ मेजर ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको उस दिशा में भी मैं चाह रहा हूँ ना सोचें, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम जैसे कि अगर जो नॉमिनेट नहीं किया जा रहा लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हो आप, तो आप नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कैंडिडेट फील नहीं करेंगे, शायद वो जीत नहीं पाएगा, विनेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, तो हम चाहते नहीं कि हमारे एलआई का भी जो कुछ नुकसान हो, तो बहुत बारी आप कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं करते। गेटिंग इट? तो इसलिए वो जो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स, सिंपल देखें इसको, अगर प्रोटेस्ट विनेबिलिटी को हटा दूं, कैंडिडेट्स नॉमिनेट करना सबसे पहला काम है जो आपके कौन से पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन करते हैं और सपोर्ट अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट लेकर आते हैं कि हमारे आइडियाज हैं ये आप प्लीज आइए वोट कीजिए हमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। मैनिफेस्टो एक वो कागज रिलीज किया जाता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है, जिसमें वो बताते हैं कि हम ये काम करेंगे अगर हम जीत कर आएंगे, आपको पसंद आया काम, ठीक है, आपको अच्छा लगा हमारा आइडिया, प्लीज हमें वोट कीजिए। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं एक तरह से, मैनिफेस्टो इज अबाउट मार्केटिंग, अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना। ओके, ठीक है, एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि ना अगर मेजोरिटी मिल गई, हमें सीटें इनफ मिल गई हमें, तो हम सरकार फॉर्म करेंगे और अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। एंड देन वहां पर ऑपोजिशन भी होती है जो जीतकर नहीं आती, लेकिन अब वहां पर अब जो कुछ जैसे जिसके पास ज्यादा सीट्स होती हैं वो सरकार बना लेगा, जिसके पास सीट्स कम है वो ऑपोजिशन का पार्ट बन जाएगा। एंड
सरकार को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाता रहेगा कि आपने ये वादा किया था, तो किया नहीं आपने, है ना। चाहे अटैकिंग मोड में हो, चाहे जैसे भी, ऑपोजिशन का काम तो है सरकार को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाना कि आपने बहुत बातें की थी, अभी पूरा कीजिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो ऑपोजिशन है, जो पर्टिकुलर देखें तो इसलिए सरकार पर दबाव बना के कॉन्स्टेंटली प्रॉपर गवर्नेंस करवाना चाहती है, लोगों को एजुकेट भी करती है ऑपोजिशन। एंड अकॉर्डिंगली देखें तो इवन सरकार भी, जो सरकार भी चाहती है ना, जैसे सरकार अगर कोई नई पॉलिसी या कोई नया लॉ बना रही है, कोई नई स्कीम लेकर आ रही है, तो सरकार भी चाहती है ना कि लोगों को वो बताया जाए कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कीम आई थी जनधन योजना, तो लोगों को बताएंगे नहीं तो कौन बैंक अकाउंट खुलवाने आएगा। तो इसलिए एजुकेट करना और लोगों की ओपिनियन फॉर्म करना, ठीक है, ये भी जरूरी होता है। ऑपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी दोनों ये करती हैं। एंड देन उसके बाद लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको आर्टिकुलेट करना, आगे उनको शब्दों में डालना कि अच्छा, लोगों की डिमांड ऐसी है, आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स अब जो सबसे पहला ही रोल है जो पॉलिटिकल पार्टी का, कि लोगों को और सरकार के बीच का कनेक्शन है, जो कौन, आपकी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अब भारतीय अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1950s में पहली बार इलेक्शन हुए एंड जो सरकार फॉर्म हुई हमारे देश में, तो अब उसके बाद से लेकर अभी तक तो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती ही गई। एंड लोगों के जो डिफरेंट तरह की एस्पिरेशंस, डिफरेंट तरह के कंसर्न्स, डिमांड्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मोबिलाइज भी करती रही एंड लोगों की पार्टिसिपेशन भी कभी ऊपर गई कभी नीचे गई। हम सब देखेंगे, एक बहुत बड़ा आर्टिकल मैं चाहता हूँ बाद में डिस्कस करना, ठीक है। तो वो लोगों के डिमांड्स को भी, जो पर्टिकुलर जो डिमांड्स थी वो केटर करने के लिए नई नई तरह के खुद भी उन्होंने अपने आप को जो एक्सपेरिमेंट करते हुए बदलाव किए। नॉट दैट कि नई पॉलिटिकल पार्टीज आई, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने आप को बदला एंड अकॉर्डिंगली लोगों की डिमांड्स को समझते हुए एंड लोगों के जो आइडियाज को, जो बदलते वक्त को समझते हुए अपने आप को बदला भी। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा हम कहें कि 1947 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी दोस्तों हमारे देश में, लेकिन एज सच बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी। जो आप वो सब पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि कितने, जो बहुत सारे जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे उसके तहत भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मुलेट तो की गई थी। बहुत सारी जगहों पे हमने जो देखा भी है कि जहां पर जो इंडियंस ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीते भी, लिमिटेड गवर्नमेंट फॉर्म भी की थी। लेकिन जो असली में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो 1947 के बाद ही स्टडी करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे देश में आज़ादी के बाद ही जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डेमोक्रेसी की यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है। तो वही जैसे हमने ये जो सिंपल बातें जो भी हमने पढ़ी हैं ऊपर, वो पॉइंट फॉर्मेट में, कि कैसे लोगों को अवेयरनेस, नॉलेज इंपार्ट करना, पब्लिक गुड करना, गवर्न करना, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन दोस्तों देश में जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, डेमोक्रेसी ऐसे माना जाता है कि डीपन होती गई। एंड इनिशियली हमारे देश को जो सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम देखें, ठीक है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे इंक्लूडिंग पाकिस्तान या चाइना या इवन श्रीलंका, तो बहुत ज़्यादा ऐसे जो थ्राइविंग डेमोक्रेसीज नहीं है एज कम्पेयर विद इंडिया, ठीक है। इंडिया में डेमोक्रेसी जो थ्राइव करने के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि इनिशियल जो हमारे नेता थे एटसेट्रा, उन्होंने पावर कॉन्सेंट्रेट उस तरह से नहीं करी कि वो डिक्टेटरशिप्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उनके अपने फ्लॉज एंड उनके अपनी कुछ उपलब्धियां हैं, उनको हम साथ में रखते हुए हमें अकॉर्डिंगली एनालाइज करें कि देश में हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त, ठीक है। कि मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर हम बात करें हमारे देश में, जो किससे पता लगता है कि इवन कि जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स या रीजनल लेवल पॉलिटिक्स देखें, वहाँ पर बहुत जो सॉलिड कंपटीशन चलता है, कैंपेनिंग एक्सेट्रा वगैरह बहुत अग्रेसिव होती है, ताकि जो आपके जो आइडियाज़ हैं उसको, जो लोग उसको मैक्सिमम सपोर्ट करें एंड आपके कैंडिडेट आपके जीतें, ठीक है। तो अब लेकिन एनफ अगर आपको वोट नहीं मिल रहे, सरकार नहीं बना पा रहे हो आप, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं कि अच्छा ये पार्टीज मिलकर सरकार बना लेंगी एंड अकॉर्डिंगली उनके नेता मिलकर एक जो प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा इलेक्ट करते हैं एंड दैट इज हाउ दे मूव, ठीक है। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट्स का जैसे हमारे देश में पूरा एक 1990s में जब ये शुरू होती है एरा, और इनफैक्ट अंटिल 2014 काफ़ी कोलिशंस हमने देखी। जो 2009 से 14 वाला इलेक्शन था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस केम आउट विद गुड मेजॉरिटी, लेकिन स्टिल कोलिशन से ही बनाई गई थी सरकार, क्योंकि जो हमारे हाफ वे मार्क था पूरा नहीं हुआ। 2014 में पहली बार हाफ वे मार्क क्रॉस करती है भारतीय जनता पार्टी एंड 19 में उसको और सॉलिड कर देती है। उन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे अपने एक अलग आर्टिकल में, ओके, ठीक है दोस्तों। तो रीजनल पार्टीज, ठीक है, यहाँ पर इसलिए एक जो कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो रीजनल पार्टीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक डिटर्मिनेंट बन गई कि कैसे कौन नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। रीजनल पार्टीज की जब वैल्यू बढ़नी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट्स की जो से है इन द नेशनल पॉलिटिक्स वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो एस्पिरेशन
जो थी स्टेट लेवल लोगों की वो भी इंक्रीज हो गई कि अब हम अपने लोकल लेवल के इश्यूज को हाईलाइट करके अगर हम जो अपना कोई यहाँ पे इलेक्टोरल को लीडर इलेक्ट कर रहे हैं तो वो जाके नेशनल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कोई एक किसी पार्टी को इनफ मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो अब उसके बाद लेकिन अगर हम उसके पीछे वाला अगर हम पूरा जो इतिहास अगर अपना खंगालें 90s तक से पहुंचने से पहले एक पार्टी का ही जो हम देखते हैं रूल था हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वो था कांग्रेस पार्टी का। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, रजनी कोठारी का मॉडल है ये, बहुत ही जो इवन स्टेट लेवल एग्जाम्स में तो ये बहुत बार सवाल आ चुका है। यूपीएससी ने आज तक अभी तक नहीं पूछा, पार्ट ऑफ सिलेबस इसको हम मान सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पूछा। रजनी कोठारी ने पर्सपेक्टिव दिया था पॉलिटिक्स इन इंडिया को लेकर, उसका जो मॉडल का नाम था वो था द कांग्रेस सिस्टम, कि क्या है कांग्रेस सिस्टम, इसके बारे में बात करना। एंड जैसे अगर आप बोलेंगे कैसे कांग्रेस सिस्टम आज हमें नजर आता है या नहीं नजर आता है, 2014 एंड 2019 के जो इलेक्शन वर्डिक्ट्स हैं उसके बाद नजर आता है कि नहीं नजर आता, तो ये सब चीजों के लिए हमें जानना जरूरी है कि पहले कि कांग्रेस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो रजनी कोठारी ने 1970 में एक बुक लिखी, बुक का नाम था पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड ये किससे इंस्पायर्ड थी, एक सिस्टम थ्योरी बुक थी, बहुत ही एक जैसे अगेन पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, डेविड ईस्टन ने लिखी थी। एंड जो कौन सा कॉन्सेप्ट है पावर का, रॉबर्ट डाल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट क्या रॉबर्ट डाल का पावर का, कि पावर बिल्कुल फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पावर बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम प्लूरल मॉडल भी कहते हैं, प्लूरैलिटी, ठीक है, कि पावर एक सिंगल सोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करती है। उनका जो हम जैसे पेपर 1 में हम इनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा बेसिक सी हमने अंडरस्टैंडिंग में देखी है, ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि डेविड ईस्टन एंड रॉबर्ट डाल से प्रभावित किताब लिखी रजनी कोठारी ने, एंड उसमें कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात की। ओके, अब वो कह रहे थे कि ना भारत में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है एंड वाइस वर्सा, उसके बारे में भी बात करना चाहते थे ये। एंड ओवरऑल जो एक हमारे देश में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे 1970 में किताब लिखी, तो इन्होंने तब बताया कि क्यों अभी 1950 से लेकर 70s आ गए, राधा उसके बाद में 90s तक भी क्यों कांग्रेस जो एक इंपॉर्टेंट एक हमारे देश में इंस्टीट्यूशन और एक पॉलिटिकल पार्टी रही, एंड इवन विदाउट रियली बिकमिंग वेरी वेरी डिक्टेटोरियल, ठीक है। हमारे इमरजेंसी की एरा की बात होती है, जब इमरजेंसी में ऐसी बात मानी जाती है कि वो काफ़ी डिक्टेटोरियल हो गया था वो, लेकिन उसके बियॉन्ड देखें तो कहीं हमें डेमोक्रेटिक, हमें वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा वायलेशन नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए और जो कंपेटिटिवनेस है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस क्यों जीतती जाती है उसके बारे में इनका एनालिसिस था। दे कुड बी डाइवर्स व्यूज़, हम रजनी कोठारी के व्यू को समझते हैं, ओके, ठीक है। तो ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट समाज के फंक्शन हैं जो पूरा कर पा रही है एक पार्टी, एंड अकॉर्डिंगली इसी कारण वो जीत रही है। आप ना इसको कंपेयर करेंगे जब लेटली 2014 में या 19 में जब बीजेपी की जब जीत शुरू होती है, तो वो आपको एग्जैक्ट आपको लगेगा कि ये कांग्रेस जो मॉडल है, जो हमारा जो जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम, तो ये तो कांग्रेस सिस्टम अब सिर्फ बदल के बीजेपी सिस्टम की तरह नजर आता है। एग्जैक्टली सिमिलर पैरामीटर्स, सिमिलर तरह से एनालिसिस आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है अगर आप कभी स्टेट लेवल में भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, मान लो यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या कांग्रेस सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बीजेपी सिस्टम, ठीक है। ऐसे एंड आपको लगेगा कि सर ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात हो रही है, ऐसे नेताओं का नाम नहीं, ये बहुत अकेडमिक तरह की डिस्कशन है, तो अकॉर्डिंगली कैन बी आस्क्ड, ठीक है, ओके। तो अब जैसे भारत में देखते हैं प्लूरल सोसाइटी है, भारत में मल्टीपल तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट विचारधाराएं, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एस्पिरेशंस, डिफरेंट तरह के उनके इनकम लेवल, जेंडर में इतने ज़्यादा अब देखते हैं कि एक शहर में जो अगर कोई एक लड़की रह रही है और कंपेयर्ड विद लेट्स से एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके में लड़की रह रही है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो फ्रीडम्स एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी में प्लुरैलिटी तो बहुत ज़्यादा है, एंड क्लीवेजेस एंड डिविजन्स भी हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि सभी एकदम मिल बांट के गले मिल के रह रहे हैं हर वक्त, नहीं, उनमें डिविजन्स भी हैं, क्लीवेजेस भी हैं, उनमें आपस में मतभेद भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसा है कि अगर एक हम देखें, एक ही क्लास में देखें तो भी बहुत तरह के डिविजन्स हैं, अलग अलग धर्म के लोग दिखते हैं। अगर आप देखें इसको वर्टिकली तो वहां पर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा तरह से हमें डाइवर्सिटी नजर आती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भारत जो मल्टीपल तरह से जो एक देखें, जो एक डिवाइडेड, अगर हम वर्ड डिवाइडेड यूज ना करें, हम बोले मल्टीपल तरह से प्लूरल सोसाइटी है, तो वेस्टर्न मॉडल्स यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो वो इनएडिक्वेट है, हमारे देश को समझने के लिए इनफ नहीं है। इसलिए हमें एक अपना मॉडल चाहिए, रजनी कोठारी ने इसलिए अपना मॉडल एक दिया, ओके।
अब यहाँ पे जो वो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सेट्रा वगैरह हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ हम अपने यहाँ पे एक एकेडमिक मॉडल निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ना हमारी जो सोसाइटी है, हम इसको वैसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पर फोर्सेज आ गई हमारे पास मॉडर्नाइजेशन वाली। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन वाली फोर्सेज में जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम एक फोर्सेज देखते हैं, आप जैसे शायद थोड़ा सोचना, थोड़ा साइडी टॉपिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आइडिया ऑफ नेशन है ना, हमारे देश में जो आइडिया है देश बनाने का, ये आइडिया ऑफ नेशन भी तो एज सच हमारे देश में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था ना। जैसे एमॉर्फस बाउंड्रीज हुआ करती थी, चाहे आप अशोक के टाइम से लेके आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, मुगल के टाइम से देखें, कभी काबुल हमारे देश में का पार्ट बना देता था अकबर, उसके बाद उसके बेटे ने गंवा दिया एक्सेट्रा, है ना। नेशन कभी ऐसे सॉलिड बाउंड्री की जैसा नजर नहीं आता था। नेशन एग्जिस्ट क्या करता है, वो तो नेशन बनना शुरू हुआ जब अंग्रेज यहाँ पर आए, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला यहाँ तक ब्रिटिश रूल है एंड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एंड वो भी एमॉर्फस बाउंड्रीज में खेलते रहे। तिब्बत का इशू आज तक हम उसके साथ जी रहे हैं, है ना, एंड इवन लेटली पाकिस्तान एंड इंडिया के डिवीजन का इशू। तो नेशन एज एन आइडिया ये हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये इसको हम मान सकते हैं कि वेस्टर्न थॉट था, वेस्टर्न थॉट हमें दिया गया कि नेशन बनाया जाए, क्योंकि जर्मनी, इटली एक्सेट्रा वगैरह जब नेशन बनने शुरू हुए थे, तो उसके बाद ही हमको भी लगा कि हमें भी एक अपना अलग देश चाहिए, नेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन फोर्सेज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें डेमोक्रेटिक ये वो वैल्यूज डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस की जा रही है, ऐसा हमारी कंट्री में थी या नहीं थी, बहुत टाइम से तो नहीं थी, राजा वगैरह हुआ करते थे। तो लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन वाली ये फोर्सेज आई हैं हमारे देश में, इवन नेशन का आइडिया भी इट सीम्स लाइक अ मॉडर्न आइडिया। ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल और ऐसा आइडिया नहीं था जहाँ पे हम इसका बहुत कंफर्टेबली जी रहे थे पहले से। ठीक है, तो किंगडम्स एक्सेट्रा हुआ करते हैं, नेशन का आइडिया लेटली ही हमें मिला। ओके, एंड देन उसके बाद भी देखें अगर हमारे देश में जो बहुत तरह की डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी के कारण एक सेकुलर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, कल्चरल यूनिटी, कल्चर के कारण लोग आपस में जो मिल बांट के रहते हैं, एंड नॉट वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि हमें बताया गया कि हम सब एक हैं तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं, कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको थोड़ा समझ के देखिए। ठीक है, कल्चर का रोल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, दैट रीजन कुड बी कॉल्ड पंजाबी रीजन, तो वहाँ पर डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदूज भी हैं, सिख्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, एंड लेकिन जैसे अब खाना खाने के जो उनकी जो खाना खाने के जो जितने भी टेस्ट हैं काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि रीजनल टेस्ट है वो, एंड देन लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है वो। अकॉर्डिंगली इसलिए कल्चर जो हमारी जो रीजनल एस्पेक्ट है वो देश को बांधे रखता है, एंड इसीलिए रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात एक जाननी जरूरी है, रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रीजन आपस में बांधे रखते हैं, अकॉर्डिंगली वो सभी रीजन को आपस में कौन बांध के रख रहा है, एक देश बांध के रख रहा है, नेशन बांध के रख रहा है। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज आपस में कभी कभी जो टकरा भी जाती हैं एंड कभी कभी को एग्जिस्ट भी कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल भूमिका बांध रहा हूं, अभी हम जो रजनी कोठारी के मॉडल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हुआ हमारे देश में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हुई, एंड सरकार को मेजरली, सरकार ऐसा नहीं था सरकार बहुत हमें कि जैसे बहुत सारी जो दिशा दिखाएगी एक्सेट्रा, सरकार का मेजर जो काम था वो बन गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट चलाना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना कि देश ठीक से चले, सबके पास अच्छा पानी हो, एंड ये और अच्छी एजुकेशन, हवा, ये वो सब कुछ, जो हमारे पास अच्छी सुख सुविधाएं, बिजली हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना, इवन कि जैसे दंगे फसाद ना हो, देश की रक्षा हो, एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, एंड उसी के साथ में पैरेलली अब सरकार में, लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आपको तो पार्टी को जीत के आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैंपेनिंग करनी होगी, तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी साथ साथ में चलते रहे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पॉलिटिकली अगर हम देखें पर्टिकुलरली, तो पॉलिटिकली हमारे देश में तो एक जो रजनी कोठारी लिखते हैं कि जो कि ग्रेटेस्ट फेलियर है जो भारत का, वो क्या लिखते हैं कि जो लॉन्ग हिस्ट्री में देखें वो भारत पॉलिटिकली फंक्शन नहीं कर पाता था। ठीक है, पॉलिटिकली एकजुट होकर फंक्शन नहीं कर पाता था, बहुत टाइम पे देखें कभी कोई आगे कभी कोई राजा चला गया, एंड देन जो एक वायबल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं आ पा रही थी, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं बन पाता था। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अभी इवन की वो बोलते हैं लेटली भी, जैसे देखते हैं कि लेटली भी हमारे देश में ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते थे जैसे फैक्शनलिज्म, मतलब कास्ट के बारे में बंटवारा, है ना, एंड देन ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। इसी कारण हमारे देश में अगर हम देखें एक जो वाइड स्प्रेड लेवल पर इतिहास में, चाहे बहुत इतिहास में झांक कर भी देख लें, वहाँ से लेके इवन टिल टुडे, तो ये वाला जो एक इशू है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर की एब्सेंस, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है हमारे देश में, क्योंकि बहुत डाइवर्स तरह का देश है। एंड उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद जो फोर्सेज जो पुल करती हैं वो भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की हैं। कास्ट तो एक मेजर है, उसके बाद एक रिलीजन भी है एक बहुत बड़ा फोर्स,
एंड देन उसके बाद एक रीजन है बहुत बड़ा फोर्स। तो ये देश अकॉर्डिंगली एक कॉमन पॉलिटिकल कंसेंसस कभी भी नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये फीचर है देश का, है ना, इट्स अ फीचर कि अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट चलती ही रहती है, कभी हम उससे अलाइन हो जाते हैं, कभी दूसरी किसी बात से अलाइन हो जाते हैं, ये चलता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि जो एक नेशन वाइड एक जो अब ऐसी कोई कॉमन कोहेसिव कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ पर फायदा किसको मिला? फायदा मिला वो बोलते हैं कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को फायदा कैसे मिला? सिंपल तरह से समझ के देखिए। वो कह रहे हैं कि ना जैसे जो कांग्रेस ने पहले जब अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, वहाँ से आप उसको कंटिन्यूएशन में लेकर आइए। अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, उस पर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जो कॉमन हमारे देश में जो अब हमारे ना जैसे जब कॉमन एनिमी मिल गया हमें, तो इसको आप थोड़ा सरल शब्दों में चाहता हूँ आपको समझाना मैं। कॉमन एनिमी मिल गया जो कि थे हमारे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स मिल गए तो उनके खिलाफ हमने एकजुट होकर जो एफर्ट किया महात्मा गांधी के आने से, और वो जो प्रोसेस तेज हो गया, डिफरेंट तरह के जो है ना जो आइडियाज हुए, वहां पर एक जो कॉमन एनिमी के खिलाफ जो हमारा भारत खड़ा हुआ नजर आता था वो था कांग्रेस के ऐसे पीछे नजर आते थे बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नेता थे। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई भारत को। उसके बाद जो बहुत सॉलिड, हम इसको रजनी कोठारी के मॉडल में देखेंगे भी, कांग्रेस के पास एक बहुत सॉलिड एक लेजिटिमेसी आ गई, एक जायज़ लगना शुरू हो गया कि हाँ कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया, अंग्रेजों को भगा दिया, एंड लेजिटिमेट है कि कांग्रेस का अब हम हमारे यहाँ पे जो सरकार बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना लेजिटिमेट है, इट इज ओके। तो कांग्रेस ने पहले इनिशियली तो बहुत ज़्यादा जो आज़ादी के इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स तो उसको लेजिटिमेसी को कैश ऑन करते हुए अपनी गवर्नमेंट्स को फॉर्मुलेट किया। उसके कारण अब ना क्योंकि कॉमन एनिमी था, अगर हम देखें जैसे रजनी कोठारी की बात माने, हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतने सारे लोग वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन सेंटर बना पाना मुश्किल है, ठीक है। तो कह रहे हैं लेकिन कैसे बना पाई कांग्रेस? कॉमन एनिमी वाले जो रूट से भी शुरू होते हैं वो, एंड जो ब्रिटिश हुकूमत को हराने के वाले जो आइडियाज शुरू होते हैं, लेजिटिमेसी वहाँ पे मिलती है उनको, एंड अकॉर्डिंगली कांग्रेस एक वहाँ पर एक नेचुरल तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर जो जीतेगा और एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्न करेगा वो बन के उभरती है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इंडियन सिस्टम को वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, कांग्रेस सिस्टम को शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं कि ना इट्स अ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एक पार्टी की डोमिनेशन है। ऐसा नहीं कह सकते कि वन पार्टी सिस्टम है कि पार्टी ही एक है, पार्टी तो बहुत सारी थी। इवन आज़ादी के वक्त जब हमारे बाद पहले इलेक्शन हुए, बहुत सारी पार्टीज ने वहाँ कॉम्पीट किया लेकिन कोई जीत नहीं पाया कांग्रेस के आगे। डोमिनेंस, ठीक है। तो कांग्रेस जो सिस्टम का जैसे इवन आप देखें जैसे लेटली 2014-19 के बाद वो अगेन हमें नजर आता है वन पार्टी डोमिनेंस इज बैक, ठीक है। तो वन पार्टी डोमिनेंस है, इसको हम वन पार्टी सिस्टम कभी भी नहीं कहेंगे। वन पार्टी सिस्टम होती है चाइना में, ठीक है। तो वहां पर जैसे जहां पे सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउड है, दैट इज वन पार्टी सिस्टम। अदरवाइज हमारे देश में मल्टीपल पार्टीज अलाउड है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रही थी तब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। वन पार्टी डोमिनेंस उसको कहा जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कांग्रेस जो सिस्टम को जो एक्सप्लेन करने का बहुत बहुत सुप्रीमली ऑसम जो एक लाइन है जो इनकी जो लिखी जाती है किताब में, वो क्या लिखते हैं कि एक जो कांग्रेस क्या है, एक कंपेटिटिव पार्टी सिस्टम है, ठीक है, बट ऐसा जो सिस्टम है जहाँ पर कॉम्पीटिंग पार्ट्स क्या कर रहे हैं, आपस में डिसिमिलर रोल्स प्ले कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखो अभी हम आगे पूरी कहानी पढ़ेंगे, बहुत सारी जो चीज़ें देखेंगे, उसके मैं आपको सरल शब्दों में एक जैसे बोलते हैं ना, सरल शब्दों में सरलार्थ समझाता हूँ, एक पूरी समरी देने की कोशिश करता हूँ। होगा क्या, वो कहते हैं कि ना कि बहुत तरह के, जैसे ये मान लो कि एक है हमारी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, एंड एक है ऑपोजिशन, ठीक है, ओके। ऑपोजिशन भी कुछ तरह के अटैक्स करती रहती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी वो कह रहे हैं इतनी बड़ी, इतनी ह्यूमंगस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में ही इतनी सारी डिसिमिलर वॉइसेस हैं, वो एक तरह से लगता है कि सभी तरह के लोगों को पहले ही रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो पहले ही उसमें इतनी सारे डिसिमिलर वॉइसेस हैं कि कोई कह रहा है कि ये करना चाहिए, कोई कह रहा है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट बिलीविंग, कि पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग कि इसमें बहुत सारे डिसिमिलर वॉइसेस होने के कारण कि मेरी आवाज भी है, वो कह रहा है उसको लग रहा है मेरी आवाज भी है, उसको लग रहा है मेरी आवाज, सबकी आवाज नजर आती है। कांग्रेस खुद से ही अंदर से ही एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हुए ऑपोजिशन के लिए स्कोप ही नहीं छोड़ती कुछ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो इसीलिए जो एक तरह से काम क्या होता है कि ना, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें कि इतिहास का लेजिटिमेसी साथ लेके चल रही है, विद इन वेरियस डिसिमिलर वॉइसेज हैं, लोगों को लग रहा है कि सभी की बात सुनती जा रही है, एंड कोई ऑपोजिशन को स्कोप ही नहीं मिलता है कुछ किसी तरह से वहाँ पे जो स्पेस कैप्चर करने का, ठीक है।
एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पार्टी ऑफ कॉन्सेंसस भी बन जाती है। एंड जो पार्टीज ऑफ प्रेशर हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं डेफिनेटली, लेकिन खुद के विद इन भी एक सिस्टम है, ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नजर आता है कि प्रेशर विद इन से ही आ रहा है, ठीक है। एंड जो लेकिन जो ऑपोजिशन है वो मार्जिन पे ही ऑपरेट करते रहते हैं। एंड बहुत बढ़िया यहाँ पे बात नजर आती है कि बहुत सारे अगर मार्जिन पे अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, ऑपोजिशन ऑपरेट कर रही है, लगता है कि हाँ उसकी वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, तो बेस्ट पार्ट क्या करती थी कांग्रेस, तब वो कह रहे हैं, लिखते हैं, कांग्रेस उसको को ऑप्ट कर लेती थी, रादर अपनी ही पार्टी का पार्ट बना लेती थी। कहते थे कि ये वाला इंसान या तो कांग्रेस में शामिल हो गया, ऑलराइट बढ़िया, एंड उसके क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंसान है ये, कांग्रेस में शामिल हो गया, या फिर को ऑप्ट करने का तरीका था कि अच्छा इनके आइडियाज को हम अपना रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी ही हमारी पार्टी में आज जाके मिल रही है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए एक तरह से हो गया रहा था कि ग्रैंड पार्टी थी और ग्रैंडर होती जा रही थी, गेटिंग इट। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ना जो ये सिस्टम है, ये आप इसको समझेंगे अगर आपको लगेगा एग्जैक्टली सिमिलर तरह से पैटर्न फॉलो किया जाता है जब 2014 या 19 में जो बीजेपी पार्टी फॉलो करती है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी सिस्टम का एनालिसिस है, बढ़िया एनालिसिस है, आप समझते रहिए, सुनते रहिए। और जो कुछ पॉइंट्स हैं, पार्टी ऑफ कॉन्सेंसस, बाकी जो पार्टी सी पार्टी ऑफ प्रेशर कहलाती हैं, एंड मार्जिन पे ऑपरेट कर रही हैं बेचारी, एंड कुछ खास उनके पास है भी नहीं है। एंड लेकिन जो मार्जिन के बीच में भी बहुत सारे फैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि इवन की और फैक्शंस मतलब बहुत तरह के गुट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कभी ऑपोजिशन भी इकट्ठा नहीं हो पाता, एंड विद इन द पार्टी जो हमारी कॉन्सेंसस की पार्टी है उसके बीच में फैक्शंस हैं जो डिसिमिलर वॉइसेस के जैसे, लोगों को ये एक तरह से बात ऐसे कम्युनिकेट की जाती है कि आप सभी की बातें हम सुन रहे हैं, हमारे विद इन ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बात कर रहे हैं। हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की वॉइस है, हमारे यहाँ पे तो मल्टीपल वॉइसेज हैं, हम तो सभी की बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो सेवरल ऑपोजिशन ग्रुप्स थे जो इवन कि ऐसा भी था कि 1967 में कांग्रेस पार्टी का जो बीच में एक विभाजन माना जाता हुआ था, तो डिसिडेंट ग्रुप भी, जैसे जो कुछ नाराज लोग थे वो चले गए थे जो रूलिंग पार्टी छोड़ के, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी जो थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये को ऑप्शन एंड इवन की लोगों को शामिल कर लेना एटसेट्रा, वो चलता रहा प्रोसेस। एंड जो एक इलेबोरेट पूरा प्रोसेस था, कांग्रेस पार्टी जो 90s तक भी इवन बहुत ही सुप्रीमली फंक्शनल पार्टी रही। 2014 तक भी अगर आप देखते हैं तो 14 तक भी कांग्रेस वाज स्टिल जो एक मेजर फोर्स थी। जब कांग्रेस की सपोर्ट के बिना सरकार चलाना बहुत मुश्किल था। बीच में देयर इज अ गवर्नमेंट 1998 वाली जिसे लेके 2004 वाली, जो 2003-4 वाली गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी जो बार बार बनने की कोशिश होने के बाद भी जो टूट जाती थी फिर से बन जाती थी, एंड इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के बिना चलाना बहुत मुश्किल था। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि कांग्रेस जो 1947 के बाद एक नेशनलिस्ट मूवमेंट से आज़ाद हुए भारत को चली, एंड खुद को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, डोमिनेंट पार्टी बन गई, एंड चीफ पार्टी थी, लोगों का सपोर्ट था, हिस्टोरिकल कॉन्सेंसस था जो हमने पढ़ा अभी, एंड देन पॉलिटिकल कंपटीशन जो था वो इंटरनलाइज कर लिया गया कि विद इन ही हमारे बीच में सभी डाइवर्स वॉइसेस लाते रहते हैं, एंड कांग्रेस को इसीलिए बहुत सॉलिड लेजिटिमेसी प्राप्त हो गई, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो सिस्टम ऑफ फैक्शंस वगैरह भी था, जो इवन की पार्टी के विद इन भी था, एंड पार्टी के विद इन वो कह रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में खींचते थे, पार्टी टूट भी गई उसके कारण, एंड उसके कारण पार्टी टूटने के कारण जो फैक्शनल चेंज की तरह से नजर आता है कि फैक्शन की ये वाला गुट अलग है, वो वाले जो गुट अलग बात करना चाहते हैं, विद इन द पार्टी भी वो नजर आता था। लेकिन ओवरऑल हो क्या रहा है कि पार्टी तो एक कॉमन ही है, जीतती जा रही है एक ही पार्टी, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो इवन जो डोमिनेंट पार्टी है उसके बीच में जो प्लुरलिटी लाने से जैसे लगता है ना कि अगर बहुत सारे अलग तरह के गुट हैं तो रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हैं कि सभी तरह की बात आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी पार्टी को, एंड ग्रुप्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे। अगर कोई आउटसाइड द पार्टी में अगर कोई जो बड़ा ग्रुप अगर कोई बड़ी बात कर रहा है या फिर जो फेमस ज़्यादा हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए तो डोमिनेंट पार्टी अपने आप को और कॉन्सेंट्रेट करती जा रही थी। इंटरनल चेक्स एंड मैकेनिज्म भी थे कि जो अपने जो स्ट्रेंथ को कोई ओवर यूज ना कर ले, कोई बहुत सुप्रीम ना बन जाए, ठीक है। जो सुप्रीम लीडर्स लेकिन बनते गए फिर भी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी अपने जो अपने इमरजेंसी वाला एपिसोड के सिवा मोस्टली डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करती रही, ठीक है, कॉन्सेंसस ऑपरेट करती रही। कांग्रेस पार्टी का जो बिगेस्ट जो एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपको लिखना है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो था उनका आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी का दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ना कि अगर आप लेजिटिमेट हो, अगर आप जायज़
हो तो ही रूल करो, वरना रूल मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वोट्स मिले, वोट्स नहीं मिले, हो सकता है वोट्स जैसे किसी और जो दबाव में मिल गए हो, किसी पार्टी ने प्रोटेस्ट करते हुए इलेक्ट ही ना किया हो, लेजिटिमेट थे आप तो ही रूल करो। तो इसका मैं आपको प्रभाव समझाता हूँ, ठीक है। जो प्रभाव हुआ क्या, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, बहुत से देश आज़ाद हुए हमारे आसपास, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गए, पाकिस्तान इटसेल्फ इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में जो पर्टिकुलरली कि वाई वी, अगर आपको कभी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि हमारे देश में ऐसे डिक्टेटरशिप वगैरह क्यों नहीं हुई कभी, तो एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का रीजन पता क्या दोस्तों, इसे जो हम रजनी कोठारी के वर्ड्स में बोरो कर रहा हूँ, मेरा खुद का एनालिसिस नहीं है, ठीक है, मैंने तो सिर्फ उन्हीं के ही आइडियाज से बोरो करते हुए पढ़ते हुए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ना उन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी को रूल करना है, आपको गवर्न करना है, तो आपको मिलनी चाहिए जो जायज़ता, लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए। एंड लेजिटिमेसी कौन सी वाली चाहिए, वो भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। आप अपने विचार प्रकट करें एंड अगर आपके विचारों को लोग सहमति देते हैं तो आप आके बैठ जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, ठीक है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रूल बना दिया, जो अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको एग्जिस्ट करने है तो, ठीक है। तो अगर वो इसी के बाद एक नॉर्म बन गया, उसके बाद बहुत टाइम तक कांग्रेस इसी के कारण आगे बढ़ती रही, चलती भी रही देश में, लेकिन एस्टैब्लिश हो गया कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होनी चाहिए, मिलिट्री लेजिटिमेसी एक्सेट्रा, और या फिर मैं बोलूं कि माइट इज राइट, जिसके पास बंदूक है वो सही है, वो कह रहे नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होनी चाहिए, तभी ही आप देश को, आप जो इस पर राज कर सकते हैं, इस पर देश को आप तभी यहाँ पर गवर्न कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को उन्होंने सुप्रीम एक जो वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी, जिसको कारण हम आज भी देखते हैं हमारा देश जो डीपली डेमोक्रेटिक होता चला गया उसके कारण, ठीक है। तो अब यही जो हमने जो बात देखी है कि जो कांस्टेंट थ्रेट वगैरह अगर रहती भी है, तो इवन कि अगर यहाँ पर अगर मैं आपको जो पूरे बता दूं, जो रोल ऑफ ऑपोजिशन में इस सिस्टम में देखें, सरकार को प्रेशराइज वगैरह करने का रोल भी है, ठीक है। और कि अगर वो भी है कि अगर कांग्रेस को एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर की तरह भी काम करता था, बैलेंस ऑफ इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं वो, कि वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस अगर ज़्यादा कहीं भटकने की कोशिश करती थी, इनफैक्ट जब इमरजेंसी लगी, ऑपोजिशन ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, इंक्लूडिंग मीडिया, है ना। आप इसको बात को हमेशा ध्यान रखें, न्यूज़पेपर्स वगैरह ने, पर्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस उस वक्त उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड जो जनता ने अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सडनली विड्रॉ कर ली कांग्रेस से, हमें नहीं आपकी बात पसंद, कांग्रेस का जो इमरजेंसी वाला लोगों ने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली दैट इज वन ऑफ द रीजंस अगेन कंसिडर्ड कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जैसे ही विड्रॉ होती हुई नजर आई, तो इमरजेंसी का भी वहां पर 1 साल के आसपास चली, जो खात्मा भी हुआ। एंड देन उसके बाद इमीडिएटली नजर आता है इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी लॉस्ट बहुत ही बुरी तरह से, लेकिन अगेन रीगेन किया, उसके लिए उन्होंने वहां पे इमरजेंसी के आफ्टरवर्ड्स कांग्रेस पार्टी अगेन केम बैक टू पावर। 1-2 साल के स्टेंट था बीच में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट का, एंड देन इट केम बैक टू पावर, ओके, ठीक है। तो इसीलिए जो बैलेंस ऑफ इफेक्टिव ओपिनियन, ये भी कांग्रेस पार्टी ने जो अपने इंटरनलाइज करके चली। एंड देन जो कांस्टेंट थ्रेट था, जो मोबिलिटी और जो ओवरऑल जो ऑपोजिशन मोबिलाइज कर रहा था, लोगों को कर सकता था, उसको हमेशा ही जो दिमाग में रख के चला। एग्जैक्टली आप ना, जो मैंने जहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी वर्ड यूज़ किया, इसको आप अगर मॉडर्न डे में बीजेपी से रिप्लेस कर देंगे, यू विल रियलाइज कि इट्स एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम पाथ, ठीक है। तो लेकिन आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, वो भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बिल्कुल चाहते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करना चाहते हैं। इलेक्शन में अगर देखें नेशनल, हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट आर्टिकल है कि नेशनल लेवल पे टर्नआउट जो बहुत कम हो गया था, वो बिल्कुल वापस बढ़ाया है बीजेपी ने, एंड नेशनल लेवल पे नाउ पीपल आर कमिंग आउट टू वोट, ओके, ठीक है। तो इसलिए इलेक्टोरेट वाइज देखें, जो कांग्रेस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या निकल के आता है कि ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ लोकल रीजनल लेवल पर ही काम कर सकती थी अच्छी तरह से, नेशनल लेवल पे स्कोप बहुत कम था। एंड लॉ वाइज देखें, अगर जो कि लेजिस्लेचर वाइज देखें, तो जो सिस्टम को मेंटेन करने का बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया ऑपोजिशन ने, कि बार बार जैसे ही लगता है कांग्रेस अपने पाथ से भटक रही है, एंड तो ऑपोजिशन को याद दिला देता था, ऐसा लगता था कि ऑपोजिशन याद दिला रहा है कि आप पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे लूज कर सकते हैं, वापस लेके आइए, ठीक है। तो इसलिए जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं हमारे पास, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि कांग्रेस ने पर्टिकुलरली क्या किया कि जैसे ही कांग्रेस पावर जीत कर आई, तो उन्होंने एक जो सरकार के और पॉलिटिक्स को एक सेंट्रल एक रोल दिया कि किसी भी देश को अगर आपको चलाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छी सरकार और अच्छी पॉलिटिक्स हो। इसीलिए मैं आपको फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो लेजिटिमेसी एज अ प्रिंसिपल इशू ऑफ पॉलिटिक्स,
ठीक है। तो जो अगर आप लोगों द्वारा मान्य नहीं है या फिर अगर आप लोग आपको अप्रूव नहीं कर रहे, यू कैन नॉट रूल, ठीक है। तो इसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया एंड आज तक इस देश में हम इस बात को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखें तो जो पावर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी है ना, वो क्या था कि अगर जो सेंट्रल अथॉरिटी है कहीं ना कहीं, चाहे सेंट्रल अथॉरिटी चाहे आपकी कोर कमेटी हो, सेंट्रल अथॉरिटी चाहे एक लीडर हो, है ना, या फिर कैबिनेट हो, जैसे भी हो, वो उसके पास पावर अगर है तो ही आप नेशनल लेवल पर सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी की अगर पावर वीक हो रही है तो शायद यू माइट रन आउट ऑफ योर लेजिटिमेसी एज वेल, यू माइट रन आउट ऑफ पावर एज वेल एंड यू माइट लूज, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस आई, आज भी देखने को मिलती है हमें ये। एंड देन उसके बाद देखने को कहाँ मिलती है, बीजेपी में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो मैं आपको उसको अकेडमिकली समझो, ओके। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कि अगर कोई भी चाहे बिजनेस हाउस है, चाहे लोकल लेवल पे कोई आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे भी, जो भी कोई इकोनॉमिक तरह से चाहता है कंट्रीब्यूट करना, वो कंट्रीब्यूशन कहाँ जा रहा था, मेंबरशिप कहाँ जा रही थी, सारी की सारी कांग्रेस पार्टी को। हाँ, जो लेटेस्ट एनालिसिस है, जैसे हमारे पास अगर 2020-21 तक का डेटा है, उसमें जो 100 रुपया दिया जा रहा है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें से 95 इज नाउ गोइंग टू बीजेपी, ठीक है, एंड 5 इज गोइंग टू अदर पार्टीज, ठीक है। तो इसीलिए जो एक बहुत ही एक जो आप देखें ना कि जो पहले कांग्रेस कर रही थी, अभी एग्जैक्टली सेम बीजेपी इज नाउ डूइंग इट। तो जो सिर्फ नाम बदल जाते हैं, चीजें एग्जैक्टली कई बार लगता है सेम चल रही हैं। तो अगर आज रजनी कोठारी जी जिंदा होते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस सिस्टम इज एग्जैक्टली बीइंग रेप्लिकेटेड बाय द नेम ऑफ बीजेपी सिस्टम, ओके, ठीक है। वो कहने की इकोनॉमिक पावर नहीं होती तो आप मोबिलाइज नहीं कर सकते इतने बड़े देश में अपने रिसोर्सेज, अगर आपके पास नहीं है, मोबिलाइज नहीं कर सकते तो आपको लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे हम स्लीपी क्लासेस में विटनेस करते हैं, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मार्केट नहीं कर सकते अपने को। अगर हम चाह भी रहे हैं बहुत सस्ते में बहुत टॉप नॉच क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करना, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की एड ही नहीं लगा सकते जगह जगह, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कितने लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ पहुंच जाता है, लिमिटेड रहता है वो भी, तो वर्ड ऑफ माउथ जाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर अपने आइडियाज दूर तक ले जाने, कोई कोर्स इशू किया तो यू रिक्वायर रिसोर्सेज। इसीलिए दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स वी रियलाइज कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना, इकोनॉमिक पावर का होना कितना जरूरी है फॉर एन आइडिया टू प्रोपगेट, ओके, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो मॉडल है जो डेवलपमेंट का, वो भी कंपेटिटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो किया गया कांग्रेस पार्टी ने। पर्टिकुलरली जैसे पब्लिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जिस पे ध्यान रहता था कि पब्लिक कोऑपरेशन की जाए, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली पब्लिक कोऑपरेशन बहुत जो इतना इंपॉर्टेंट एक आइडिया बना था कि लोगों को साथ लेके चलने का, कि वो आज़ादी के पहले के आइडियाज़ थे। उसके बाद क्योंकि ना आज़ादी के पहले तो कोई कांग्रेस पार्टी की बात करें तो खुद उनके पास कोई पुलिस भी नहीं है, अपनी कुछ भी नहीं है, है ना, तो लोग ही हैं सिर्फ। तो इसलिए पब्लिक कोऑपरेशन, पीपल मोबिलाइजेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, पुलिस सर्वेलांस वगैरह ये नहीं यूज़ करते थे, इतना करते थे, लेकिन जो लोगों के द्वारा ही, इवन जो कार्डर का अपना बेस है कांग्रेस पार्टी का, उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाता था, ठीक है, ओके। तो अब यही जो ओवरऑल जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने वाले हैं, ठीक है। और जैसे इसमें अगर हम बात देखें तो जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो कांग्रेस ने की, वो है कि जो हमारे देश को अगेन जो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द रेस्ट, वो, और जो कांग्रेस सिस्टम को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द मे बी, अगर आप इसको चाहें लिखना तो फ्रॉम द प्रेजेंट रिजीम, ठीक है। वो क्या है कि जो सेंसिटिविटी ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा हमेशा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा वो अगेन 1947 का ही एक लेगेसी कैरी करते हैं, माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा ही जो प्रमोट करने की बात, क्योंकि जो सिंपल इवन महात्मा गांधी एटसेट्रा सभी के आइडियाज़, जवाहरलाल नेहरू सभी के आइडियाज़ वही हैं कि अगर आप एक, जैसे आप खुद ही इमेजिन कीजिए ना, अगर आप किसी एक, मान लीजिए किसी पार्टी में गए वहाँ पर, या फिर आप किसी के घर जाते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे आप अगर माइनॉरिटी में हो, बाकी वहाँ देखते हो ना, बाकी सब दोस्त हैं, लेकिन आप जो जिसने आपको इनवाइट किया वो तो आपका दोस्त है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं जानते आप, थोड़ा सा आपको जो अलूफ फील होता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो जिसने इनवाइट किया आपको, कि वो आपको एक ना फील लाइक होम करवाए एक्सेट्रा। ग्रेजुअली आप सब दोस्त वगैरह बन जाए, अच्छी तरह से रहे हुए, है ना। सिंपल से एक एनालॉजी है, बहुत सिंपल से, कि हम कहीं पे अगर थोड़ी सी भी माइनॉरिटी में होते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग थोड़ा जो इनसिक्योर, अलूफ एक्सेट्रा, है ना। तो इसीलिए माइनॉरिटीज़ पर जो इनिशियल हमारे जो विचारधारा, आइडियोलॉजी, वो हमेशा से यही रही है कि उनको मेजॉरिटी तो ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, मोबिलाइजिंग इटसेल्फ। माइनॉरिटी खुद को मोबिलाइज नहीं कर सकती, इसलिए सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना एंड उनके वेलबींग का ध्यान रखना, ठीक है। तो वो चीज़ जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है कांग्रेस फ्रॉम द अदर पार्टीज, कांग्रेस सिस्टम को, ये हम अपने आर्टिकल में भी देखेंगे, ठीक है, ओके।
तो मिलन वैष्णव का आर्टिकल है, हम मतलब खुद से नहीं बोलेंगे, अब मिलन वैष्णव का नाम लिखना, ये मत बोलना कि सर ने कहा था या फिर किसी और ने कहा था, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मिलन वैष्णव का नाम लिख के लिख देंगे कि जो एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है तो कि एटीट्यूड टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़। ओके, ठीक है। देन उसके बाद देखें कि जो बैलेंस है जो लेजिटिमेसी का, वो की जायज़ता का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अथॉरिटेरियन रूल आ जाता अगर लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को इंपॉर्टेंस ना दी जाती है ना, वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद नेचर ऑफ रामचंद्र गुहा की अगर हम बात करें, जो अगर लिखते हैं कोठारी के ऊपर, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के जैसे लिख सकते हैं आप इसको, रजनी कोठारी के सिस्टम की थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो कह रहे हैं जो पर्टिकुलरली जो आपके वो कह रहे हैं रजनी कोठारी जब समझते हैं हमारे जो पूरे के पूरे इतिहास को या फिर जो जानने की कोशिश करते हैं, अपने किताब में लिखते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया में, वो किस पर जो डिवोट कर रहे हैं, कंप्लीटली कांग्रेस पार्टी पर डिवोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो किताब पूरी की पूरी वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एनालिसिस उनका इनएडिक्वेट या फिर इनकम्प्लीट नजर आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो रामचंद्र गुहा लिखते भी हैं कि कांग्रेस डेफिनेटली ऑफ कोर्स कांग्रेस अब 1947 से पहले जो आज़ादी के कारण जो बिल्कुल लाइमलाइट में थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने खुद को एक अथॉरिटेटिव स्पोक्स पर्सन ही बना लिया देश का कि हमने ही आज़ादी दिलाई, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो बाकी किसी भी तरह के और किसी को वहाँ पे स्पेस लिमिटेड रह गया, स्पेस बचा ही नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि अगर कोई चेंज की बात होनी है, किसी तरह का अगर क्रिटिसिज्म है, तो वो कांग्रेस ही खुद ही बताती थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। ओके, एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब जो एक और बात देखते हैं कि कोठारी ने एक जजमेंट दी है और एक प्रेडिक्शन की। वो जजमेंट क्या थी, वो कह जो कि एक तरह से आप इसको ना ओवरऑल जो कोठारी का पूरा एनालिसिस बाय रामचंद्र गुहा में भी देख सकते हैं। वो जजमेंट क्या थी कि जो कांग्रेस है वो पावर में कंटिन्यूसली रही, ठीक है, एंड जो यहाँ पे देखें कि कोई ऐसे कोई एसच कोई इफेक्टिव कोई ऐसे सामने ऑपोजिशन या थ्रेट बन के नहीं उभरा, ठीक है। तो ये जजमेंट थी, एंड उसके कारण हुआ क्या कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको कंटिन्यूटी एंड यूनिटी मिल गई। ऐसा नहीं हुआ कि ना कि बीच में जैसे अगर हम देखें उसी वक्त अगर पाकिस्तान में देखें तो जो एक सरकार इलेक्ट होकर आई और बहुत टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया था, तो लेकिन उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि सिंस हमारे देश में कांग्रेस लगातार कंटिन्यूसली रूल कर रही थी, एंड उसके कारण हुआ क्या, हमें इनकम्पेरेबल एडवांटेज मिल गया, हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस डीप रूटेड हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड यूनिटी मिली हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को, क्योंकि कोई इफेक्टिव थ्रेट नहीं था अथॉरिटी को कांग्रेस की, ठीक है। वो लेकिन इसको कोठारी की जजमेंट की तरह मान सकते हैं आप। ये जो ऐसा नहीं है कि ये गॉस्पल है, गॉस्पल मतलब कि ऐसा नहीं है कि परम सत्य है, परम सत्य नहीं है, ठीक है, कोठारी का पर्सपेक्टिव है। ओके, एंड जो कोठारी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिशियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन एक प्रेडिक्शन है, वो कह रहे हैं कि ना इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन, वो क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी की तरह अगर नेशन वाइड पॉलिटिकल पार्टीज की तरह अगर काम नहीं करेगी अगर वो, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। कि पर्टिकुलरली कि अगर कहते हैं अगर काम करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि करेगी भाषा में लिखा हुआ, नहीं करेगी भाषा में तो मैंने खुद बोल दिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करती रहेगी तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डीप रूटेड होगी, लोकल लेवल पर होगी, तो होगा क्या कि लोकल लेवल पर डाइवर्स व्यूज हैं वो सेंटर में आते रहेंगे, एंड सेंटर में आते रहेंगे तो प्लुरलिटी रहेगी सेंटर में। एक ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही तरह के कोई जो विचार हैं सभी पे थोपे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा, प्लुरलिटी सेंटर में रहेगी। एंड इसी कारण जो देश में वो कह रहे हैं शायद जरूरी है, एक प्रेडिक्शन है कांग्रेस के लिए कि ऐसा करना चाहिए आपको। एंड जो उसके बाद होगा क्या कि अगर आप देखें कि पर्टिकुलरली जैसे अभी जो कांग्रेस जिसके थ्रू गुजर रही है, राधा 2014-19 में भी गुजरी, तो वो क्या है कि जो वाइड स्प्रेड जो अपनी अगर लोकल प्रेजेंस एंड जो पेट्रनेज मतलब जो कि आपको लोग सपोर्ट करते हैं, एंड जो आपको लोग या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं, अगर वहाँ पर देखें कि वो वाला जिसको ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में कि अगर जो कांग्रेस की जो यहाँ पे लिखा हुआ ना हमने कि जो अगर हम देखें ना जो लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लेवल जो कांग्रेस की प्रेजेंस है, वो कह रहे हैं कि वो अगर कांग्रेस उसको मेंटेन नहीं कर पाती, लेट्स से लोकल लेवल प्रेजेंस ऑर्गेनाइजेशन पेट्रनेज है ना नहीं ऑर्गेनाइज कर पाती, तो कांग्रेस का पावर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कैन नो लॉन्गर बी स्टे इन पावर, ठीक है। तो ये देखो दो तरह की ना यहाँ पे बात समझनी है हमें। पहली बात कि ऐसे ना हो सकता है क्योंकि जो कोठारी हैं बहुत वाइड बात करते हैं, एंड अगर अगेन बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं, एंड एक तरह से एकेडमिक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समराइज करूंगा। पहले तो आपको मैंने अवेयर करा दिया, एक बार यहाँ पर इसको देखें कि जो अब
रामचंद्र गुहा हैं पर्टिकुलरली, वो जो कोठारी को क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत आपने लिमिटेड व्यू लिया जो पूरे के पूरे सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम में आपने सिर्फ कांग्रेस सिस्टम के बारे में ही बताया एंड कांग्रेस सिस्टम को ही इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बनाकर दिखाने की कोशिश भी करी एंड कांग्रेस को आपने अथॉरिटेटिव स्पोक्स पर्सन की तरह घोषित कर दिया जो भारत के बारे में पूरे की तरह जो बात करता है कांग्रेस को एज अ नेशन बिकेम कांग्रेस, ठीक है। तो एंड कांग्रेस बिकेम नेशन। तो अब इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि ना कि अगर आप देखें कोठारी जजमेंट और प्रेडिक्शन की तरह बात करते हैं, जजमेंट तो बोलते हैं कि कांग्रेस के कारण ही देश में कंटिन्यूटी यूनिटी रही पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस की। प्रेडिक्शन में वो बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को अगर नेशन वाइड अगर जो अपनी जो पावर इंजॉय करनी है, सेंटर में पावर इंजॉय करनी है, तो अपने ग्राउंड लेवल पर जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉलिड रखनी होगी। उससे दो फायदे होंगे, एक तो सेंटर में प्लूरल थॉट आएगा, मतलब प्लूरल तरह के वॉइसेस आएंगी, है ना, मल्टीपल वॉइसेस होंगी, एक ही जो वॉइस पूरे देश में जो इतना डाइवर्स देश है उस पर काबू नहीं करेगी। एंड देन दूसरा है कि अगर ऐसा आप नहीं करते तो आप जो लोकल लेवल पे अपने प्रेजेंस को लूज कर दोगे तो पावर में भी शायद नहीं रह पाओगे। दैट्स अ प्रेडिक्शन, ठीक है, ओके। अब जो कोठारी के थॉट को एक बार क्विकली समराइज करें, ताकि हम पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसका कोहेरेंट एक आइडिया दिमाग में बना पाएं, तभी हम अगर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कि लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी में क्या हो रहा है तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा, ठीक है। पहले तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसे नेशनल एंड इवन स्टेट रिकग्नाइज पार्टीज घोषित करता है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑपोजिशन पार्टीज जो कि मतलब रूलिंग पार्टी नहीं होगी, उसके हमने कुछ रूल्स वगैरह देखे एंड उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखे। ऑलराइट, ठीक है। रीजनल पार्टीज एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज करना चाहते हैं रीजनल पार्टीज को अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में। हम स्टेट पार्टी यूज नहीं करते, रीजनल पार्टी वर्ड यूज करते हैं। अब रजनी कोठारी ने किताब लिखी पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें वो बताना चाहते हैं कि देश में कांग्रेस सिस्टम क्या है, कैसे वो रूल करता रहा एंड वेरियस उनके और एस्पेक्ट्स। तो वहाँ पे बताते हैं पहली बात तो कि जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करते हैं कि डाइवर्स तरह के थॉट है हमारे देश में एग्जिस्ट करते, डाइवर्स थॉट जो कि मल्टीपल जो इवन की हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली देश में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे देश में पर्टिकुलरली देखें तो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। वेस्टर्न मॉडल यूज करके हमें अपना कुछ मॉडल चाहिए, हमें अपने तरीके से समझना होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे देश में कल्चरल यूनिटी बनी हुई है क्योंकि रीजनल लेवल पर हमारे देश में अगर हम देखें यूनिटी है, यूनिटी एग्जिस्ट करती है रीजनल लेवल पर, ओके। देन उसके बाद वो बोलते हैं जो हमारे जो सरकार को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली कैसे समझा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंटल प्रोसेस की तरह समझा जाता है हमारे यहाँ पर एंड सरकार का मेजर रोल है, ओके। एंड देन यहाँ पर देखें कि अगर जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे देश में हम इमेजिन नहीं कर पाए, इतिहास में देखते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे देश में एक पॉलिटिकल कल्चर भी देश में नहीं बन पाया। कांग्रेस के आने के बाद वो कहते हैं बना। देश में फैक्शनलिज्म एग्जिस्ट करता है मल्टीपल लेवल पे एंड अगर देखें जो हमारे अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो कांग्रेस सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस की जैसे नजर आती है। एक वन पार्टी सिस्टम नहीं, वन पार्टी डोमिनेंस है, ठीक है। एंड वो किससे रूल करते हैं, कंसेंसस से रूल करते हैं, लेजिटिमेसी से रूल करते हैं एंड विद इन द पार्टी ही डाइवर्स तरह की वॉइसेज एग्जिस्ट करती हैं, प्रेशर बनाती हैं, ऑपोजिशन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, ऑपोजिशन का स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी में जो डिसिडेंट वॉइसेज होती हैं वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो पार्टी में जो दरार भी आती है, पार्टी टूट भी गई थी 1967 में, ओके। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारी जो लेजिटिमेसी थी, आज़ादी भारत को आज़ादी दिलाने की, डोमिनेंट वॉइस बने एंड सपोर्ट वहाँ पे गैदर किया एंड सपोर्ट गैदर करते हुए उसको जो पॉलिटिकल जो जितना भी कंपटीशन था उसको इंटरनलाइज करते रहे। अगर ऑपोजिशन का काम खुद ही करते रहे, अगर ऑपोजिशन में कोई वॉइस स्ट्रांग होती थी तो उसको को ऑप्ट कर लेते थे एंड इसीलिए जो फैक्शनल चेंज थी, एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म था बहुत स्ट्रांग रहा। इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस भी थे कि पावर का मिसयूज भी ना हो, ओके, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे और बात जानी कि जो मोबिलिटी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें पर्टिकुलरली कांग्रेस ने उसको सब्सटैंशियली इंक्रीज किया एंड ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंस बनाई। वो आज़ादी के पहले से ही मैकेनिज्म शुरू हो गया था, बाद में इसको बहुत फायदा मिला, ओके। एंड देन जो ऑपोजिशन की बात करें तो लोकल और रीजनल लेवल पे ही ज़्यादा काम करता रहा। लेजिस्लेचर वाइज भी कांग्रेस का ही जो दबदबा था, ज़्यादा ऑपोजिशन को स्कोप नहीं मिलता था। एंड देन
5 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने कांग्रेस के बारे में कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को जो हमने जो एक बहुत ही पॉजिटिव एक रोल दिया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स। सेंट्रल अथॉरिटी को हमने जो मजबूत बनाया, सेंट्रल अथॉरिटी कहते अगर नहीं होगा तो रूल करना मुश्किल हो जाएगा। लेजिटिमेसी बिकेम द प्रिंसिपल इशू ऑफ पॉलिटिक्स। अगर लेजिटिमेट नहीं है तो ये सरकार एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमने उसको इमरजेंसी में देखा भी। एंड देन जो रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट कर लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ताकि लोगों को मोबिलाइज करना है, लोगों तक बात पहुंचानी है, मार्केटिंग करनी है, एक्सेट्रा, कैंपेनिंग करनी है, तो ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद कंपैरेटिव मॉडल भी था, क्योंकि लोगों के कोऑपरेशन से ही हम रूल करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, पुलिस सर्वेलांस से कंट्रोल नहीं करेंगे। वो भी आप मान सकते हैं कि आज़ादी के पहले से ही जो फीचर्स एग्जिस्ट करते थे कांग्रेस में, उसके बाद ही कैरी फॉरवर्ड भी हो गए। ठीक है। एंड देन माइनॉरिटीज़ की तरफ सेंसिटिविटी, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटेरियन जो रूल आने से बचा। रामचंद्र गुहा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सिर्फ जो कांग्रेस सिस्टम को ही आप इंडियन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बना देते हैं। कोठारी हमें वहाँ पर दो जजमेंट इशू करते हैं एंड वो बोलते हैं कि कंटिन्यूटी, यूनिटी प्रोवाइड की है कांग्रेस ने हमें, अदरवाइज कांग्रेस ना होती तो शायद हमारा देश डिफरेंट दिशा में जा चुका होता। एंड प्रोडिक्शन ऑफर करते हैं कि कांग्रेस के अगर ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन अगर वीक हुई तो उसके दिक्कतें हो सकती हैं। पहला तो कि प्लुरलिटी एट सेंटर मिस हो सकता है एंड देन जो कांग्रेस अपना पावर भी लूज कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम है कांग्रेस। अगर सिस्टम रजनी कोठारी का अगर हमें मैकेनिज्म पूछा जाए, हमें पॉलिटिकल पार्टीज का यूजेज पूछा जाए, हम कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो एज सच जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डायनामिक रहते हैं, और लेकिन आप कुछ कंटेम्प्रेरी, कुछ अकेडमिक, यहाँ पे अकेडमिक हम पर्सपेक्टिव देख लेते हैं तो फायदा तो होता ही है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। बहुत सॉफ्ट टॉपिक्स होते हैं, बच्चों के एज सच ओपिनियंस नहीं बन पाते, बच्चे डर जाते हैं कि क्या लिखें, तो इसीलिए कुछ चीज़ें कवर करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।